हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारी 14 क्लासेस हो चुकी हैं थ्योरी की। आज से हम सीटेट की जो और सीडीपी का प्रश्न सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो 1/1/2022 का जो हमारा पिछले साल ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका 1 जनवरी 2022 का पेपर है। ये हम एक एक करके सारे जितने भी सबसे पहले हम ऑनलाइन पेपर जितने आए थे पिछले साल उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। तो हम सबसे पहले ऑनलाइन वाले जो पेपर हुए थे उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास समय बचता है तो हम और भी जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के उनको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न दरों से विकसित होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नियम ये हमें बताता है कि जो हम एक बालक के विभिन्न अंग हैं वो अलग अलग चरणों में, विकास के अलग अलग चरणों में उनके विकसित होने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास एक दिशीय होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास एक असतत प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है, नहीं, विकास एक आयामी नहीं होता, विकास के कई आयाम होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है विकास एक दिशीय होता है, नहीं, विकास एक दिशीय नहीं होता है। विकास हमारा चारों दिशाओं में होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आदमी की मांसपेशियां भी बढ़ती हैं, उनकी मोटाई भी बढ़ती है, उनकी लंबाई भी बढ़ती है। मतलब विकास एक दिशीय नहीं होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, असतत प्रक्रिया नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास को वूम टू टूम मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक की प्रक्रिया कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया विकास एक की दिशा जो होती है वो अधोगामी एवं शीर्षगामी दोनों होती है। मतलब विकास जो है वो सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक, मतलब दोनों दिशाओं में होता है। तो यही हमारा जो ये सिद्धांत है ये हमें बताता है कि जो विकास होता है वो अलग अलग चरणों में अलग अलग दर से बढ़ता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब ये 4 हमें कथन दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों का सामाजिक विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। दूसरा ऑप्शन है बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। चौथा ऑप्शन है बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो हमारा जो ये पहला ऑप्शन है बच्चों का सामाजिक विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो ये तो सही बात है कि बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, क्योंकि हमारा सामाजिक विकास उसी तरह जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की जैसी संस्कृति होगी, जैसा लोग वहाँ के आचार विचार करते होंगे, जैसे उनके विचार होंगे, जैसी संस्कृति वो फॉलो करते होंगे, हम उसी तरह हमारा सामाजिक विकास होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। नहीं, ऐसा हमने नहीं पढ़ा, ऐसी कोई बात नहीं होती कि बचपन वह अवधि है जिसे हम 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांट सकते हैं। और तीसरा है बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। नहीं, प्रभावित होती है। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो हमारा ये सही होता, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है बच्चों की जो सोच होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है, क्योंकि बच्चे समाज का दर्पण होते हैं। मतलब वो जैसा समाज में देखते हैं, जो समाज में चल रहा होता है वो उन्हीं से सीखते हैं और वैसे ही वो क्रिया करते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसके बाद चौथा ऑप्शन बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। नहीं, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित नहीं होता। बच्चे जो होते हैं वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण का, जो बच्चे होते हैं वो आनुवंशिकता और वातावरण का
वातावरण का गुणनफल होते हैं। मतलब कोई भी बच्चा होता है या हम हैं, तो हम क्या है, हम अपने वातावरण और अपनी आनुवंशिकता का गुणनफल है, सिर्फ आनुवंशिकता का प्रभाव नहीं होता। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब ये पूछ रहा है जो हमें आनुवंशिकता के गुण मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से, तो वो उनके पूर्ण रूप से प्रकट होने की, मतलब वो पूरी तरह से दिखाई जो देने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है अधिगम, तीसरा ऑप्शन है सामाजिकरण, चौथा ऑप्शन है परिपक्वता। तो अनुकूलन, अनुकूलन होता है कि किसी चीज के प्रति अपने आप को अनुकूलित, मतलब उस हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेना, तो ये नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन है लर्निंग, लर्निंग नहीं, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग तो हम सीखते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सामाजिकरण, सामाजिकरण जो होता है वो वातावरण का घटक है, ना कि आनुवंशिकता का। आनुवंशिकता के जो गुण होते हैं उनका पूर्ण रूप से प्रकटीकरण परिपक्वता कहलाता है। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, तो हमारा सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, डैश सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। इसमें हमें आप बताना है कि कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक और कौन सा सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। पहला ऑप्शन है परिवार और विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है मीडिया और परिवार, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय और मीडिया, चौथा ऑप्शन है मीडिया पास पड़ोस। तो परिवार जो होता है वो हमारा प्राथमिक कारक है सामाजिकरण का, और विद्यालय जो है वो द्वितीयक कारक है। ऑप्शन तो हमारा ये सही है, लेकिन हम और भी ऑप्शन जो है उन्हें चेक करेंगे। तो मीडिया जो है वो प्राथमिक कारक नहीं है, हमें प्राथमिक कारक पहले लिखना है और फिर द्वितीयक कारक लिखना है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। विद्यालय भी जो है वो द्वितीयक कारक है और मीडिया जो है वो प्राथमिक कारक नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो गया। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। मतलब लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के अनुसार जो बालक होते हैं उनमें जो नैतिकता का जो निर्णय लेने के 7 से 8 साल तक के बालक जो होते हैं वो नैतिकता का निर्णय किस आधार पर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन, चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इतने छोटे बालक जो है वो सामाजिक व्यवस्था के जैसी उनकी समझ नहीं होती है, और ना ही वो उन्होंने ये ऐसा कुछ बताया। सामाजिक अनुबंध बनाए रखने के लिए भी नहीं। 7 से 8 वर्षीय जो बालक होते हैं वो दंड और आज्ञा पालन के डर से नैतिकता का निर्णय लेते हैं। मतलब वो कोई कार्य करते हैं कि मम्मी मुझे मारेंगी, मतलब बच्चा होमवर्क इसलिए करता है क्योंकि उसे ये डर है कि अगर होमवर्क नहीं करेगा तो उसे टीचर डांटेंगी, तो वो दंड से बचने के लिए होमवर्क करता है। उसको कोई ये आभास नहीं कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ऐसा करना चाहिए, अभी उसको इस सब बातों का आभास नहीं, वो सिर्फ दंड और आज्ञा पालन के लिए वो कार्य करता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, मतलब ये सबसे लास्ट में आता है। मतलब जब बहुत ज्यादा मेंटल विकसित हो जाता है, मेंटली मनुष्य नैतिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है, तब वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की तरफ बढ़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो गया। उसके बाद है हमारा 6 नंबर, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। मतलब जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में क्रमबद्धता का जो प्रयोग किया है वो किस सेंस में किया है। पहला ऑप्शन है हमारा वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरा ऑप्शन है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, चौथा ऑप्शन है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो जो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने क्रमबद्धता यानी सीरियसन का प्रयोग किया है कि जो बच्चे होते हैं वो जो बड़े होने लगते हैं तो उनमें किसी चीज को क्रम में लगाने, मतलब लंबाई चौड़ाई के हिसाब से वो क्रम लगाना सीख जाते हैं। तो उन्होंने जो ऑप्शन बताया और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है जीन पियाजे की थ्योरी के अनुसार। उसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है,
5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी पड़ जाती है। नसीमा को ये लगता है कि अगर हम जैसे किसी चिकनी मिट्टी है या कुछ है तो उसको जब हम दबाएंगे तो वो जब लंबी होती है तो उससे क्या होता है कि वो बढ़ जा रही है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, उन्होंने इसे क्या कहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हम पहले ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा जीववाद, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीयता, तीसरा ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक और चौथा ऑप्शन है संक्रमण परिणाम निकालना। तो जो नसीमा है उसको ये लग रहा है कि जब वो चिकनी मिट्टी को दबा रही है तो उससे सांप बड़ा हो जा रहा है। हमने आपको क्लास में बताया था कि जब बच्चे को किसी आप चौड़े मुंह वाले ग्लास में पानी देते हैं और जब उसे आप किसी लंबे बर्तन में परिवर्तित करते हैं तो उसको ये लगता है कि जो पानी है वो बढ़ गया है। मतलब जो चौड़े बॉटल में और एक पतले बॉटल में जो पानी है वो चौड़े बॉटल में पानी कम है और पतला जो बॉटल है उसमें पानी अधिक है। तो ये क्या कहलाता है? तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन है हमारा जीववाद। तो ये जीववाद तो नहीं है। जीववाद में बच्चे को ये लगता है कि वो निर्जीव चीजों में भी जीवन देखता है। केंद्रीयता क्या है? केंद्रीयता क्या है? किसी एक चीज पर केंद्रित होना, तो ये भी नहीं है। परिकल्पित निगमनात्मक, मतलब ये भी नहीं है कि वो परिकल्पना कर रहा है। वो चौथा है संक्रमण परिणाम निकालना, वो जो देख रहा है वो उससे परिणाम निकाल रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा 8 नंबर प्रश्न है, लेव वाइगोवस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक संरचना पर, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवाद पर, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषण पर और चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिकता पर। लेव वाइगोवस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम उसके सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में कहते हैं कि ये सामाजिक संरचना पर आधारित है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है, लेव वाइगोवस्की ने बच्चे के स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है कि लेव वाइगोवस्की ने जो बच्चा खुद से बातें करना, जो निजी संवाद है, उसके लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है निजी संवाद, दूसरा ऑप्शन है उच्च स्वर में वार्ता, तीसरा ऑप्शन है पाढ़ और चौथा ऑप्शन है स्वकेंद्रीयवाद। तो जो वाइगोवस्की हैं वो जो बच्चा निजी संवाद करता है उसको वो निजी संवाद कहते हैं। मतलब वो स्वयं से बातें जो करता है तो उसको वो उसे निजी संवाद कहते हैं। और उच्च स्वर में वार्ता तो मतलब खुद से तेज से बात करने को वो कहते हैं। और पाठ जो दूसरी चीज होती है और स्वकेंद्रीयवाद भी अलग चीज है। निजी संवाद क्या होता है कि बच्चा जो है वो अब खुद से ही बातें करके वो भाषा का विकास होता है। इससे वो ये कहते हैं कि जो निजी संवाद होता है वो उससे बच्चों का भाषा विकास होता है, बच्चे इससे सीखते हैं। मतलब वो बहुत वाइगोवस्की कहते हैं कि जो निजी संवाद होता है वो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है बच्चे की भाषा विकास में। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर 9 का कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमारा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? मतलब एक प्रगतिशील कक्षा आप किसे कहेंगे? मतलब कि एक बहुत अच्छी जो कक्षा होती है जिसमें बालक का विकास हो रहा है उसको आप कौन सी कक्षा कहेंगे? किस प्रकार की कक्षा? पहला ऑप्शन है हमारा ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, दूसरा ऑप्शन है योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, तीसरा ऑप्शन है सहयोगिता पूर्ण अधिगम, चौथा ऑप्शन है पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है अब ड्रिल और अभ्यास पर जोर। मतलब ड्रिल मतलब आप बच्चे को कोई चीज बार बार करने के लिए कह रहे हैं। क्या मान लीजिए जैसे किसी बच्चे ने कोई स्पेलिंग गलत की तो आप उसे 5-5 बार लिखने के लिए दे रहे हैं ये। या दूसरा ऑप्शन है, ये तो सही नहीं होता। मतलब बच्चों को कभी भी नकल करना या किसी चीज को बार बार उनको करके सीखने पर हमें जोर देना चाहिए कि बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करके सीखे, खुद करके सीखे, खुद के एक्सपीरियंस से सीखे। भले वो उसमें असफल हो लेकिन वो करे। किसी काम को जब बालक करके खुद स्वयं के अनुभव जो प्राप्त करता है वो उसके सीखने में बड़े मददगार साबित होते हैं।
दूसरा ऑप्शन है योग्यता आधारित स्थायी अलगाव। बच्चे को कभी हमें अलग नहीं करना है, बच्चे का सेपरेशन हमें कभी नहीं करना है, बच्चे को एक साथ ही रखना है, क्योंकि बच्चे जीवन भर समाज में रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो हमें उनमें सहयोग की भावना लानी है, एक दूसरे का साथ देकर किस तरह वो काम करेंगे, उनमें वी फीलिंग का हमें विस्तार करना है। तो तीसरा ऑप्शन है सहयोगिता पूर्ण अधिगम, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। और पुरस्कार और दंड, हमें दंड और पुरस्कार मतलब जो बाहरी मोटिवेशन है, मतलब वो हमें बच्चों को कभी नहीं देना है। हमें ऐसा करना चाहिए कि बच्चे पढ़ने के लिए खुद से प्रेरित हो, उनके अंदर आंतरिक प्रेरणा निकले उनके अंदर। सहयोगिता पूर्ण अधिगम से क्या होता है, बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं। अगर कोई जैसे मान लीजिए वो कहीं फंस रहे हैं तो टीचर उन्हें हिंट दे दें और वो उस कार्य को खुद से करें, खुद से सीखेंगे एक दूसरे का सहयोग करके, तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये मान लीजिए कोई बालक है, वो दूसरों की नियत को और दूसरों की इच्छाओं को समझने में बहुत अच्छा है, तो ये किस बुद्धि का ये स्वरूप, मतलब हार्वर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है उसके अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है स्थानिकीय संबंध बुद्धि, स्थानिकीय संबंध बुद्धि, और दूसरा ऑप्शन है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतः वैयक्तिक बुद्धि, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि। तो स्थानिक संबंध बुद्धि जो होती है वो स्पेस यानी स्थान के विषय में बहुत नॉलेज होती है, जैसे पायलट होते हैं या आर्किटेक्ट जो होते हैं, वो इंजीनियर जो होते हैं, इन लोगों को स्थान के विषय में बहुत अच्छी नॉलेज है। और अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि में होते हैं जिनको दूसरों के बारे में, दूसरों की फीलिंग के बारे में, दूसरों के विचार के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। और तीसरा ऑप्शन है अंतः वैयक्तिक बुद्धि, ये जो होते हैं इन्हें खुद के बारे में, खुद की फीलिंग्स के बारे में, खुद के आचार विचार के बारे में ये लोग जागरूक होते हैं। और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि, ये लोग जो होते हैं वो नेचर के प्रति बहुत सजग होते हैं, उन्हें जो नेचुरल जो चीजें होती हैं वो उनका बहुत अच्छे से उनको बहुत अच्छा सा ज्ञान होता है, वो बहुत सेंसिटिव तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद हमारा 12 नंबर का प्रश्न, 12 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्न में से कौन सा कथन दिया गया है। पहला ऑप्शन है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। चौथा ऑप्शन है द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें ये कहती है कि बच्चे का जो मातृभाषा है, जो उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, वो बच्चे को सीखने में मदद करती है, हमें उसका सहारा लेना चाहिए। और ये साथ ही साथ ये भी कहती है कि बच्चों को नॉर्मली 3 भाषाएं वो सिखाने पे जोर देते हैं कि लेकिन बच्चों की जो शिक्षा है वो हमें स्टार्ट करनी चाहिए मातृभाषा में, क्योंकि बच्चा जो है अपनी मातृभाषा बचपन से सुनने रहता है तो उसको समझने में चीजें बहुत आसानी होती है। हम उसका सहारा लेकर उससे अन्य भाषाएं भी सिखा सकते हैं। तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, ऐसी कोई बात नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा जो होती है वो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा बचपन से उसे सीखे रहता है, उससे बोलना आता है, तो जब उसे मातृभाषा में हम कोई चीज समझाएंगे तो वो उसे समझ में आएगा। तीसरा ऑप्शन है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। हाँ, अगर कोई बच्चा बहुभाषी है तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, क्योंकि भाई उसका विकास तो हो ही रहा है, क्योंकि वो कई लैंग्वेज जब सीख रहा है तो उसमें क्रिएटिविटी आएगी, हर डायमेंशन में सोचने की उसमें क्षमता आएगी, वो बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 वो सही है। और द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, ऐसी भी वो कोई बात नहीं करता है।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 13 नंबर, जेंडर भूमिकाएं हैं, मतलब हमें बताना है कि जेंडर भूमिकाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जेंडर भूमिकाएं का। जेंडर देखिए, एक होता है जेंडर और एक होता है सेक्स। जेंडर जो होता है वो सोशियोलॉजिकल है, और जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल है। जेंडर जो होता है वो जो जो हम भूमिकाएं जो हमें जो भी हमें नॉर्म्स जो है जो समाज ने तय किया है वो जेंडर के अंतर्गत आती है। मतलब सोशियोलॉजिकली, जैसे हमारी सोसाइटी कहती है जो महिलाएं हैं वो बच्चों का लालन पालन करेंगी, वो घर पे रहेंगी, खाना बनाएंगी। तो ये क्या है? ये हम सोसाइटी ने हमें दिया है। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती या पैसे नहीं कमा सकती, लेकिन जो सोसाइटी है उसने इस तरह से बना दिया, ये ऐसे ही चला आ रहा है। और जो पुरुष हैं वो बाहर जाके जीविका कमा के ले आएंगे और फिर घर में महिलाएं काम करेंगी। ये सब क्या है? ये हमें समाज से प्रदत्त, ये कहीं लिखा नहीं है कि महिलाएं बाहर जाके पैसे नहीं कमा सकती या पुरुष जो है वो घर का काम नहीं कर सकते। लेकिन ये बस सोसाइटी ने बना दिया है, तो लोग उसे समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए उसको शुरू से ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये जेंडर भूमिकाएं हैं। और ये लेकिन हिंदी में दोनों को ही लिंग कहते हैं। तो आप जब ऐसे प्रश्न आए तो आप इंग्लिश वाले में झांक के देख लेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। अगर जेंडर ऐसे ऐसे लिख के आता है तो सही है, लेकिन अगर लिंग लिख के आएगा तो आपको देखना पड़ेगा इंग्लिश वाले में कि क्या वहां पे लिखा है। तो जेंडर भूमिकाएं कौन सी भूमिकाएं होती है? वो भूमिकाएं होती है जो समाज, जो सोसाइटी हमें देती है। पहला ऑप्शन है हमारा अधिग्रहित व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है जन्मजात व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है जैविक संरचना, चौथा ऑप्शन है आनुवंशिक संरचना। तो अधिग्रहित व्यवहार है ये, जो समाज ने हमें बताया उसे हमने अधिग्रहित कर लिया है। तो दूसरा ऑप्शन जन्मजात व्यवहार नहीं होते, ये जैविक संरचनाएं भी नहीं होती, आनुवंशिकता से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है? ये है अधिग्रहित व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। उसके बाद है 14 नंबर, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। मतलब जो हम सतत और समग्र मूल्यांकन करते हैं उसका उद्देश्य क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, दूसरा छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, चौथा ऑप्शन है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? छात्रों के प्रदर्शन के विशेष तो नहीं, बच्चों की हम कभी तुलना नहीं करेंगे। छात्रों की समझ को आंकना और शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। हमारा सतत और समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों को कंटिन्यूसली उनका मूल्यांकन करते रहें। तो इससे क्या होगा? हमें ये पता चलेगा कि छात्र को चीजें कितनी समझ आ रही हैं। अगर हमारा मेथड जो है वो कामयाब नहीं हो रहा है छात्र को समझाने में, तो हम अपने टीचिंग मेथड में भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं उसी समय हम बच्चों को चेक कर रहे हैं कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो इससे हमें अपनी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनका भी पता चलेगा कि नहीं, ये हमारी स्किल, ये हमारा जो मेथड है वो सही है कि नहीं, बच्चों को समझाने में ये कारगर है कि नहीं। तो हम उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। छात्रों को उनके अनुसार प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी हाल में हमें बच्चों को बांटना नहीं है, बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना है। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना नहीं, हमें छात्रों को सफल और विफल घोषित करने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखने के लिए करना चाहिए कि छात्रों को कितना समझ में आ रहा है। अगर आपके बच्चे को आप जिससे पढ़ा रहे हैं उसे समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपका भी दोष होता है, क्योंकि आपने उस तरह की टीचिंग का मेथड का प्रयोग नहीं किया जिस तरह से बच्चों को समझ में आता है। आपको बच्चे की भावनाओं को, बच्चे की जो मनोदशा है उसको समझ के, उस तरह के उसकी जरूरतों को समझ के उस तरह अपनी टीचिंग मेथड का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है हमारा 15 नंबर का प्रश्न। इसमें हमारा 14 नंबर में कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर 2। और 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो वहां पे आपको अपनी अपनी जो मूल्यांकन पद्धति है, इवैल्यूएशन टेक्निक, उसको बनाना है कि मतलब किस टेक्निक से आप बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे, तो आप क्या किन बातों का ख्याल रखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। दूसरा ऑप्शन है, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है ये। तीसरा ऑप्शन है, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन है, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करती है। तो जब इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए किसमें निगेटिव, मतलब क्या जो है लागू नहीं। इसमें सबसे पहले है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम, हमें बच्चों को उच्चतम अंक लाने के लिए प्रेरित नहीं किया, हमें बच्चों को सीखने पे प्रेरित करना है। बच्चा सीखे। हो सकता है कि जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उससे बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला सकता, लेकिन उसकी समझ अगर अच्छी है तो वो जीवन में बहुत आगे जाएगा। लेकिन हम सिर्फ अंक पाने पर ही अपनी परीक्षा को, अपनी टीचिंग को नहीं डाल सकते, इसकी हमारा उद्देश्य जो है सिर्फ अंक पाना है नहीं। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करता है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि अपने शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करना, हमें बच्चों के बारे में पहले सोचना है कि बच्चों के लिए क्या सही है, क्या बच्चों के लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। पहला ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। मतलब जो परिणाम हम इससे आएंगे सिर्फ शिक्षिका ही उसका प्रयोग नहीं करती, वो छात्र के जीवन में हमेशा वो काम आते हैं, तो इनका प्रयोग कौन करेगा ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का, मतलब इससे उन्हें जो उनके क्लास में विशिष्ट छात्र हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनके बारे में भी उनको पता चलेगा, जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो इसका भी पता लगाने के लिए कि मतलब किस तरह सही, ऐसा नहीं है कि आज तो किसी बच्चे ने सही प्रदर्शन कर लिया कल नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो स्पेशल चाइल्ड नहीं है, वो क्रिएटिव नहीं है, क्योंकि भाई हो सकता है आज इत्तेफाक हो गया, वो उसने प्रश्न पढ़ा, वो उसने बता दिया। तो इससे क्या होगा, हमें उसके वक्र का पता लगेगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये क्रिएटिव है कि नहीं, ये कैसा बालक है। तो इससे बच्चों के वक्र का पता चलता है, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा बालक कैसा है और उन परिणामों का कौन प्रयोग करेगा, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है हमारा 16 नंबर प्रश्न, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका क्या अर्थ है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। तीसरा ऑप्शन है हमारा, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। चौथा ऑप्शन है, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध नहीं। केवल सरकारी विद्यालयों में नहीं, हमें बच्चों को ऐसे अवसर देने चाहिए कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सिर्फ सरकारी में ही नहीं, उन्हें प्राइवेट में भी जो है मौका मिले कि वो पढ़ सकें, अच्छे विद्यालय में पढ़ सकें। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में से ही शिक्षा दी जानी चाहिए, नहीं। समावेशी शिक्षा कहती है कि बालक को जीवन पर्यंत जो है वो समाज में ही रहना है। तो जहाँ बच्चों को एक साथ हम शिक्षित करेंगे, वो तो एक दूसरे की तकलीफों को, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझेंगे, तो इससे क्या होगा, वो एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनेंगे। तो हमें बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, ना कि दिव्यांग बच्चों को किसी विशेष विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा, सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, नहीं। ऐसा नहीं है, बच्चे को हमें जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, जो वहाँ बोली जाती हो, हमें उस लैंग्वेज में बालक की जो भी मातृभाषा हो, हमें सबसे पहले उसमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे जो है वो अच्छे से सीख सकें। चौथा जो ऑप्शन है, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हाँ, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना बच्चे को कि सबसे पहले तो उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। अगर हम उन्हें अवसर नहीं देंगे तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चा
शिक्षा प्राप्त करने में प्राप्त कर पाएगा कि नहीं। तो हमें सबसे पहले उन्हें अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। योग्यता मतलब उनकी जाति विशेष, धर्म विशेष, रीजन विशेष, हमें उनका क्षेत्र, उनकी जाति, भाषा, इन सब से परे होकर हमें बच्चों को सबसे पहले उन्हें अवसर उपलब्ध कराने चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो हमारा 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 17 नंबर। इसमें कथन और कारण दिया गया है। अब हमें इसमें बताना है कि क्या जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो हमारा पहला, हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा कथन है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। मतलब एक शिक्षक को पढ़ाते समय विभिन्न पाठ्य सामग्रियों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? कारण है इसका, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। मतलब एक शिक्षक को जो मतलब क्योंकि क्लास में भाई अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं उनकी, तो उनको सही से समझ में आए, इसके लिए उसको एक शिक्षक को अपने शिक्षा शास्त्र को, अपनी टीचिंग मेथड है, जो टीचिंग जो भी वो प्रयोग कर रहे हैं टेक्निक, तो उनका बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उसको ढालना चाहिए। तो ये क्या ये इसकी सही व्याख्या करता है? हाँ, ये इसकी सही व्याख्या करता है। क्योंकि क्यों करना चाहिए उनको अपनी मतलब विभिन्न तरीकों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? ताकि बच्चों को उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन यही सही होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। नहीं, हमने यहाँ पे देखा कि आर जो है उसकी सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। नहीं, दोनों सही है। और चौथा ऑप्शन हो गया ए और आर दोनों गलत है। नहीं, दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है 18 नंबर। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करती है? मतलब कोई बच्ची है, उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो अक्षर है उनको बनाने में दिक्कत हो रही है, वो उनके बीच की दूरियों का आभास नहीं कर पा रही है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी डिसेबिलिटी है, हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पठन वैकल्य, दूसरा ऑप्शन है आलेख वैकल्य, तीसरा ऑप्शन है गणन वैकल्य, चौथा ऑप्शन है ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। तो पठन वैकल्य जो होता है वो बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है किसी चीज को। दूसरा ऑप्शन है आलेख वैकल्य, मतलब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो कौन सा गया? आलेख वैकल्य। और तीसरा ऑप्शन है गणन वैकल्य। गणन वैकल्य में बच्चे को कैलकुलेशन में गणना करने में प्रॉब्लम होती है। और चौथा ऑप्शन है ध्यान एवं अति सक्रिय विकार। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसको अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ADHD कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो कहीं एक जगह अटेंशन नहीं कर पाता, एक जगह रह नहीं पाता, तो उसमें ध्यान की कमी होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है 19 नंबर। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं किसी अध्यापक की क्लास में, तो उसको उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारा पहला ऑप्शन है मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर जोर देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं, हमें कभी भी बच्चों के लिए किसी स्टैंडर्ड जो तरीका माना जाता है उस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं,
हो सकता है बालक को उसमें वो नहीं अच्छा कर सकता हो सकता है हर बालक जो है वो लिख के चीजें नहीं बता सकता, हो सकता है वो ओरली बोलने में बहुत अच्छा हो। तो हम स्टैंडर्ड तरीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, जो बालक के लिए सही हो उन तरीकों का प्रयोग करेंगे। तो शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। हाँ, हमें शिक्षा के जो अलग अलग जो उपागम बनाए गए हैं, जो अलग अलग मूल्यांकन के तरीके बनाए गए हैं, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हर बालक की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, उनमें विभिन्नता होती है। तो हमें विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन पद्धति से उनका मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा लिख के सही आपको नहीं बता पाएगा। हो सकता है कोई बच्चा अच्छा हो लिखने में, कोई बच्चा बोलने में अच्छा हो, कोई बच्चा आपको कोई मॉडल बना के बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर सकता हो। तो हर बच्चे के लिए हमें अलग अलग टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन अभी सही है, लेकिन हम आगे की जो ऑप्शन है उनको भी देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर जोर देना चाहिए। हमें कभी भी रटन आधारित जो भी अधिगम लर्निंग मेथड्स हैं उनका कभी भी प्रयोग नहीं करना है। आपको जहां भी ऑप्शन में रटन आधारित ये समझ लीजिए वो गलत है। हमें बच्चों को कभी भी रोट लर्निंग पे कभी भी जोर नहीं देना है। हमें बच्चों को की रटने की क्षमता नहीं, हमें उनमें समझ विकसित करनी है। जब उनमें समझ विकसित हो जाएगी तो वो अपने आप ही सही गलत अच्छा बुरा वो समझ लेंगे। और चौथा ऑप्शन है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना। हमें बच्चों को याद करने वाला नहीं बनाया, हमें उनकी समझ को विकसित करना है। तो वो हम पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण की ही कोई हो सकता है बच्चा पेपर पेंसिल से नहीं दे सकता वो अच्छा आंसर, हो सकता है वो बोलने में अच्छा हो। तो हमें बच्चों के अनुसार अपनी जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी आकलन की पद्धतियां हैं, उनमें चेंज करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है 20 नंबर। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? मतलब इसमें से कौन सा गुण है जो सृजनात्मकता में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन, दूसरा ऑप्शन है आवेगशीलता, तीसरा ऑप्शन है सोच में केंद्रीयता, चौथा ऑप्शन है अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन होता है कि कई दिशाओं में सोचना। आवेगशीलता है ये एक सृजनात्मकता का ये गुण होता है अपसारी चिंतन। तो और दूसरा ऑप्शन है आवेगशीलता, मतलब जल्दी से आवेश में आ जाना। तो ये सोच समझ के प्रतिक्रिया देना भी सृजनात्मकता का एक गुण है। सोच में केंद्रित है, मतलब एक ही पॉइंट पे सोच रहा है, डाइवर्सिटी नहीं है उसकी सोच में। तो ये भी क्या है, ये भी सृजनात्मकता का गुण नहीं है। सृजनात्मकता का गुण ये कहता है कि डाइवर्सिटी है उसकी सोच में, वो विभिन्न प्रकार की चीजों को सोच पा रहा है, वो अलग अलग दिशाओं में बच्चा जो है वो सोच पा रहा है। और अभिसारी चिंतन मतलब किसी एक टॉपिक पे सोच रहा है, मतलब विस्तार नहीं है उसकी सोच का, किसी एक ही चीज को सोच रहा है, तो वो सृजनात्मकता का गुण नहीं है। सृजनात्मकता का गुण है कि बच्चा आपके सारी चिंतन मतलब विभिन्न दिशाओं में सोच सके। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 21 नंबर है छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? मतलब बच्चे जो है वो अपने ज्ञान का विकास और किसी प्रकार का कोई अर्थ निकालना हो तो वो किस प्रकार निकालते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा सक्रिय अन्वेषण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है खेल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, चौथा ऑप्शन है सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। पहला ऑप्शन कह रहा है सक्रिय अन्वेषण, मतलब बच्चा जो है वो कोई चीज करके सीख रहा है, मतलब खुद करके चीजों को सीख रहा है, खोज कर रहा है, तो इससे भी सीखता है। खेल द्वारा, हाँ बच्चा जब खेलता है, हर बच्चे के साथ मिलता है, मतलब बाहर जाता है, बच्चों के साथ खेल रहा है, तो उसकी सोच और समझ विकसित हो रही है। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, मतलब कोई चीज है वो आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले कोई चीज पाएंगे तो उसको खोल के देखने लगेंगे कि इसमें क्या है, कैसा है, तो वो उससे क्या, वो भी उससे सीख रहे हैं। और सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागी, मतलब अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ और जो उनके बड़े हैं उनके साथ वो अंतःक्रिया के द्वारा भी सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन चारों सही हो गया। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया 21 का। इसके बाद 22 है
एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती हैं। मतलब कोई शिक्षिका है, वो 10 नंबर का फोन नंबर है, उसको बच्चों को याद करने के लिए बोलती हैं कि आप 3-4 के नंबर में उनको डिवाइड करके तब आप उन्हें याद कीजिए। तो ये क्या कर रही है, ये खंड खंड कर रही है कि मतलब उनको डिवाइड कर दे रहे हैं कि बच्चे जो है अलग अलग करके उस नंबर को याद कर लें। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है खंडीकरण, दूसरा ऑप्शन है कूट लेखन, तीसरा ऑप्शन है स्वांगीकरण, चौथा ऑप्शन है अनुकूलन। तो ये कौन सा क्या है? खंडीकरण है। मतलब किसी चीज, बड़ी चीज को आप डिवाइड करके बच्चों को याद करने के लिए बोल रही हैं। कूट लेखन होता है कि जो है कोड की लैंग्वेज में जैसे किसी चीज को लिखना। स्वांगीकरण और अनुकूलन, स्वांगीकरण होता है कि एसिमिलेशन, मतलब किसी चीज को आत्मसात कर लेना। अनुकूलन किसी के अनुकूल जो है वो ढल जाना। तो ये सब नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है हमारा 23, निम्न में से कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? मतलब इसमें से कौन सी दशा है जिसपे हमें विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है हमारा परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को रटना। तीसरा ऑप्शन है दूसरों की निष्क्रिय अनुकरण। और चौथा ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, मतलब अपने आसपास की जो चीजें हैं उनके साथ सहयोग करके, उनके साथ मिलजुल के जो सीखना, ये या विषय वस्तु को रटना। विषय वस्तु को रटने की बात जहां भी आए वो हमारा गलत हो जाएगा। हमें रटने को कभी भी रोट लर्निंग को हमें प्रमोट नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन है दूसरों की निष्क्रिय अनुकरण, मतलब निष्क्रिय रूप से दूसरों की नकल हमें नहीं करनी, हमें एक्टिव होके, खुद को सक्रिय होके, खुद से काम करके खुद से सीखना है। उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, मतलब अगर आपको कोई उत्तेजक मिल रहा है तब आप काम कर रहे हैं, उसके बाद नहीं काम कर रहे हैं, नहीं, आपको सेल्फ मोटिवेट होना है, खुद आपको हमेशा सक्रिय रहना है, आपको उसके द्वारा सीखना है। बच्चों को उसके से सिखाइए, मतलब वो सेल्फ मोटिवेट होकर करें, ना कि कोई आप लालच दें तब वो काम करें, लालच हटा दें तो वो काम ना करें। तो बच्चे कैसे सीखेंगे? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन जो है हमें इस पे बल देना चाहिए। बच्चे जब एक दूसरे से सहयोग करके चीजों को सीखेंगे तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, वो अच्छे से उसको चीजों को समझ पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 24 है, निम्न में से कौन सा युग सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने का सुसाध्य करता है? तो पहला ऑप्शन है, मतलब इसमें से कौन सा दिया हुआ है, कौन सा टेक्निक जो है वो जो सही है, कौन सी टेक्निक सही नहीं है बच्चों को सिखाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है सलमा, जो है सलमा नाम की एक शिक्षिका है, वो क्या कर रही हैं, विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग करती हैं और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती हैं। मतलब सलमा जो है विद्यार्थियों को सीखने नए नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड से बताती हैं कि ये शब्द है, फिर जो बच्चे सही उत्तर देते हैं उन्हें टॉफी देती हैं। तो ये वो क्या कर रही है, ये बाहरी मोटिवेशन दे रही है। तो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे बच्चे खुद आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों चीजों को करने के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन हम आगे के जो ऑप्शन है उन्हें भी पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है परामती विभिन्न प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती हैं और जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा के लिए कहती हैं। मतलब वो क्या करती हैं, अलग अलग तरह की बच्चों को किताबें उन्होंने दे दी हैं। अब जो बच्चे हैं क्या करते हैं, उन्हें पढ़ के आते हैं और जो बच्चे उसे पढ़ लेते हैं वो उन्हें क्लास में बोलती हैं कि आप एक दूसरे से चर्चा करें। तो इससे क्या होता है कि उनमें जैसे आप देखेंगे कि कोई बच्चा आज कुछ करे, आप उसकी आज तारीफ करें, तो बच्चे और भी बच्चे जो हैं तो मोटिवेट होते हैं उस कार्य को करने के लिए कि अगर हम कल करेंगे तो हमारी भी तारीफ होगी। तो वो खुद से प्रेरित होते हैं कि हम भी करेंगे। वो एक दूसरे को परिचर्चा करते हुए देखते हैं, एक दूसरे सीखने के लिए, तब वो फिर तब सीखने पे जोर देने लगते हैं, खुद से बोलने पे जोर देने लगते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है
अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल करती हैं। तो वो क्या अरुंधति क्या करती हैं? अरुंधति जो शिक्षिकाएं वो बच्चों को अर्थ मतलब विभिन्न शब्दों का अर्थ समझाने के लिए उनसे जुड़ी जो चीजें हैं, जो संकेत हैं, उनका प्रयोग करती हैं। जैसे मान लीजिए कि उनको पेन का अर्थ समझाना है तो वो पेन को दिखाएंगे कि इसे पेन बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसी ऐसी चीजों का वो शब्दों का अर्थ प्रयोग करने के लिए उनके संकेतों का प्रयोग करती हैं। तो इससे भी बच्चों की जो समझ है वो बढ़ती है। तो ये भी हमारा सही हो गया। चौथा ऑप्शन है रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती हैं जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो ये भी गलत, एक शिक्षण की एक अच्छी विधि नहीं है कि बच्चे जो है जो वो गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें लिखने के लिए दे दें। तो इससे क्या होगा, उनमें नकल करने की मतलब इमिटेशन की, जो नकल करने की जो वो गुण है वो विकसित होता है। तो हमें ऐसा करना है कि बच्चे खुद से समझें, उन चीजों को सोचें समझे तब उसका प्रयोग करें। तो इससे क्या होगा, वो अच्छे से उनकी समझ विकसित होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड। किसमें? ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है 25। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य करेंगे? मतलब एक टीचर होने के नाते अगर आपके बच्चों की कोई समस्या है तो उसे आप उन्हें कैसे सही करने के लिए उनको कैसे बोलेंगे कि वो अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार करें? पहला ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। दूसरा ऑप्शन है समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देके। तीसरा ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चौथा ऑप्शन है निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। सबसे पहले जहां भी रटन पद्धति का प्रयोग, सबसे पहले हमें उसे काट देना। अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके नहीं, विद्यार्थियों में डर की भावना नहीं पैदा करनी है, उन्हें हमें हमेशा सहयोगितापूर्ण जो वातावरण होता है उसमें सिखाना चाहिए। तो क्या होता है, इससे बच्चे का जो व्यवहार है वो पूरी तरह से खुल गया। अगर वो डरेगा तो वो हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से अपनी जो भी उसकी स्किल्स हैं उनका प्रदर्शन ना कर पाए। तो हमें हमेशा सहयोगितापूर्ण अपने क्लास का वातावरण बनाए रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। मतलब हमें जो स्टैंडर्ड तरीके हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, हमें स्टैंडर्ड जो तरीके हैं उनका प्रयोग सिर्फ नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो स्टैंडर्ड तरीके हैं हमारे वो उस बालक के लिए सही ना हो, तो हमें उस बालक के लिए जो सही है हमें उन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर मतलब विभिन्न प्रकार के जो समरूप हैं, विभिन्न प्रकार की जो मेथड्स हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो जिससे जो बालक है उनमें सोचने समझने की क्षमता होगी तो वो उन चीजों को करेंगे। मतलब हाँ, आपने उनको बता दिया कि इस तरह से होगा तो उसके बाद वो उसके आगे की आप उन्हें हेल्प दीजिए तो वो बच्चा अपने आप से करने लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 26 है निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करता है? मतलब कौन सा है जो सार्थक अधिगम के बारे में हमें बताता है? पहला ऑप्शन है कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देकर। दूसरा ऑप्शन है एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। सबसे पहले हमें रट्टा मारने की बात जहां है वहां हमको उस ऑप्शन को काट देना है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। नकल करने को भी हमें बच्चों को कभी नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। अब कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। संदर्भ रहित मतलब जो संदर्भ से जो भी हमारे जो करिकुलम है, जो हमारी पाठ्यचर्या है, सिर्फ उन्हीं चीजों पे हमें फोकस नहीं करना है। हमें बच्चों में जो है वो समस्या समाधान की विभिन्न तरीकों और विचार को लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई भी समस्या है उसके उनके विभिन्न पक्षों को हमें बच्चों को सोचने में उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। हमें किसी भी समस्या के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या उन्हें विचार करने, बच्चों को अलग अलग तरीकों से विचार करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो अच्छे से सीखेंगे। वो हर दिशा में सोच पाएंगे कि हाँ इसका ये सही है, ये गलत है। तो उनमें जो है नैतिकता का विकास होगा, उनमें सही गलत का जो निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका विकास होगा।
तो हमें बच्चों को हमेशा सोचने के लिए, उन्हें विचार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। उसके बाद है 27, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आधारित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होगी। मतलब अगर कोई विद्यार्थी है, वो अपनी कोई सफलता है उसको मतलब आंतरिक, मतलब उसकी खुद का उसका मन है, उसने अपने मन से अपनी इच्छा से कोई कार्य किया है, तो उसमें कौन सी भावना का विकास होगा अगर वो सफल हुआ है तो उसमें शर्म आएगी? नहीं, उसमें शर्म नहीं आएगी। गुस्सा होगा? तीसरा ऑप्शन है गर्व होगा या उत्कंठा आएगी? उसमें गुस्सा भी नहीं होगा, उसमें गर्व की भावना, हाँ उसमें गर्व की भावना आएगी कि वो उसने अपने मन से कोई कार्य किया और वो उसमें सफल हुआ। उत्कंठा भी उसमें नहीं आएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है 28, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि मतलब हमें प्राथमिक स्तर पर अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, अलग अलग जो मेथड्स हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। क्यों? यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। दूसरा ऑप्शन है यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। तीसरा ऑप्शन है यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है। चौथा ऑप्शन है यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। जब हम अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करता है, तो इससे क्या होता है, बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है सीखने की। मतलब वो अलग अलग तरीके, वो हमेशा आज मैडम किस तरीके से पढ़ाएंगी, हमें किस तरह से समझाएंगी, तो बच्चों का जो है वो इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये शिक्षण जो है अधिगम और अधिक प्रभावशाली बनता है। ये तो हमारा ऑप्शन है, लेकिन हम और भी जो ऑप्शन है उनको देखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है या कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने, मतलब हमें बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के लिए किसी भी टेक्निक का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि बच्चा जो है वो उसकी पढ़ाई जो है वो अवरुद्ध हो जाए। नहीं, हमें बच्चों को हमेशा शिक्षित करने के लिए, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग अलग जो टेक्निक्स है उनका प्रयोग, बल्कि समय ज्यादा ही जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं था। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं होती कि बच्चों में जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करके उनमें आज्ञापरायणता, अगर एक क्लास का अगर माहौल जो है वो सहयोगितापूर्ण है तो बच्चे में आज्ञापरायणता अपने स्वतः विकसित हो जाएगी। वो स्वतः जो है वो सेल्फ कॉन्शियस होगा कि हमें क्लास में इस तरह से बिहेव नहीं करना। अगर आपकी एक कक्षा संतुलित कक्षा है, अगर आप अच्छे से सिखा रहे हैं, तो बच्चे में खुद ही जो नैतिकता है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। हमारा 29 नंबर का प्रश्न है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। तीसरा ऑप्शन है, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। चौथा ऑप्शन है, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन कह रहा है कि वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां जो है सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को प्रदर्शित करती हैं। जो बच्चे जो है वो संकल्पनाएं बना लेते हैं, जो वो पूर्व निर्धारण कर लेते हैं कि नहीं चीजें इस तरह से होती है, तो वो उनकी समझ को भी प्रदर्शित करता है कहीं ना कहीं, कि जो उनकी भ्रांतियां हैं, जो मतलब बहुत से बच्चे ये कहते हैं, आप जो देखेंगे छोटे बच्चे, कि जब हम चलते हैं रात में तो चंदा मामा भी हमारे साथ चलते हैं। आपने बहुत बच्चों को ये कहते हुए सुना होगा, लेकिन क्या है, ये उनकी समझ को बता रहा है कि जब वो चलते हैं तो वो ऐसा देखते हैं कि वो चल रहा है साथ में, तो वो बोल देते हैं। लेकिन ये गलत नहीं है। हमें जो भी बच्चा वो सीख के आता है, हमें उनकी सोच पे आधार लेकर धीरे धीरे उनकी समझ को विकसित करना है। हमें कभी भी जो बच्चा सीख के आता है वो हमारे लिए एक पूंजी का कार्य करता है, कभी भी वो गलत नहीं होता। हमेशा हमें बच्चों को सोचने पे, मतलब कम से कम उसने सोचा तो,
वो कम से कम ये तो सोच पा रहा है कि हाँ वो भी चल रहा है। तो हमें हमें कभी भी बच्चों पे ये बोझ नहीं डालना चाहिए कि तुमने गलत सोचा या हतोत्साहित उन्हें नहीं करना, उन्हें सोचने पर और प्रेरित करना चाहिए, बल्कि कि बच्चे और सोचे ये हमारा सही है, मतलब जो हमारा गलत होगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन है, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। हाँ, ये जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी हमारी भ्रांतियां होती है बच्चों की, जो भी बच्चे गलत सही जो भी भ्रांतियां बनाते, जो भी सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है कि बच्चों की सोच किस डायरेक्शन में जा रही है। आपको ये तो पता चला है कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है, तो आप उसको सही डायरेक्शन में ले आइए, धीरे धीरे उन्हें बताइए, समझाइए उनको, उसका जो वो सोच रहे हैं उसका सहारा लेके आप उनको सही चीजें बताइए। इससे क्या होगा, बच्चों की सोच जो है वो सही होगी। तो हमें बच्चे जो भी सीखते हैं उनका सहारा लेके उन्हें आगे की ओर बढ़ाना चाहिए, उनको आगे के बारे में बताना चाहिए। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। हाँ, ये बहुत नेचुरल है, सभी में ये नॉर्मली हो जाता है। जो चीजें देख लेते हैं बच्चे या जो वयस्क होते हैं, तो वो उनके बारे में संकल्पनाएं बना लेते हैं। तो ये बहुत नेचुरल चीज है, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें बल्कि उन्हीं सी भ्रांतियों के माध्यम से, उन्हीं भ्रांतियों को बेस बना के अपनी आगे की जो शिक्षा है उसको बच्चों को, जो भी हम बच्चों को समझाना चाहते हैं उसे हमें समझाना चाहिए, उसको एक बेस की तरह यूज करना चाहिए, उसी पे अपनी पूरी बिल्डिंग को हमें खड़ा करना चाहिए। धीरे धीरे उनकी सोच को सही डायरेक्शन में हमें ले आना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे गलत है वही हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 13 नंबर है, 30 है, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिपेक्ष यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि जो बच्चे हैं उनको पुरस्कार देकर और जो भी आप बाहरी जो भी मोटिवेशन है वो देकर बच्चों को सीखने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है मानवतावादी, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारात्मक, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक, चौथा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक। मानवतावादी लोग जो हैं वो जो भी नैतिकता जो नैतिक चीजें होती हैं वो ज्यादातर इनकी बात करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है व्यवहारवाद ये कहता है, क्योंकि ये कहता है कि एक ऐसी बालक की एक ऐसी एज अवस्था होती है जिसमें बालक जो निर्णय लेता है वो दंड और पुरस्कार के डर से लेता है। तो हमें बच्चों को प्रलोभन देकर, उन्हें पुरस्कृत करके उन्हें सीखने के लिए हम उस स्टेज में प्रेरित कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, व्यवहार। संज्ञानात्मक जो है वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित, तो वो ऐसी कोई बात नहीं करते। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी ऐसी कोई बात नहीं करते। तो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे जो है हमारा सीडीपी का जो भी 30 क्वेश्चन आए थे 1 जनवरी 2022 के पेपर में, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका, तो ये यहाँ पे हमने सीडीपी का पूरा जो 30 क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया है। तो इसकी क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।